फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में, जहां पर अपन रीट 2022 की तैयारी कर रहे थे। मेंस के तहत अपने साइंस टॉपिक ले रखा था। साइंस के अंदर रीट मेंस लेवल 1 में जो जो टॉपिक दिए हुए थे, सारे टॉपिक अपने पढ़े। 7 टॉपिक कल तक अपने पढ़ लिए थे। आज हमारा 8वां टॉपिक है जीवों में श्वसन और परिवहन। तो ये जो है वो एनसीईआरटी की बुक 7 में इस चैप्टर को जो है रेगुलर 2 चैप्टर दिए हुए थे, तो वहीं से मैं नोट्स बना के लेके आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपका कोई भी सजेशन सुझाव या कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। ठीक है मित्रों, वीडियो हमेशा अपना जो 6 बजे के आसपास आता है। आज का वीडियो एनसीईआरटी की 7th बुक से लिया हुआ है। टॉपिक नंबर 8वां है, जिसका नाम है जीवों में श्वसन एवं परिवहन। ये सेम की सेम हेडिंग जो है 2 लेसन को मिला के 7th बुक के आई हुई बुक में। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और पढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित करेगा। मित्रों, आज की बात जो है बहुत ही बड़ी बात है। जीवन के अंदर बहुत आपको जो है इससे सीख मिलेगी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा होगा। ये लाइन उन लोगों के लिए जो एक बार असफल होने पर जो है हार जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता, दुनिया के अंदर जो है वो सक्सेस वाली लाइन में मेरी जगह बनी नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, फला ढीकड़ा। ठीक है मित्रों, तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि उस बार जब सफल हुए तो असफल हुए तब आप अकेले थे। ध्यान रखना, इस बार पुरजोर मेहनत लगा दो। इस बार आप अकेले नहीं हो। इस बार आपकी दुगुना रणनीति के साथ, मेहनत के साथ साथ में आपका एक तजुर्बा आपके साथ में है। एक आपको सीख है कि पुरानी क्या कमियां थी, वो कमियां सुधार के अब नई तरीके से मैं वापस तैयारी करूंगा। तो कभी भी जीवन के अंदर मित्रों यदि असफल हो जाओ तो निराश नहीं होना है, वापस दुगुनी ताकत के साथ में उठना है। अपनी कमियों को पहचानना है और अपने जो तजुर्बा है उससे सीख लेनी है, अपने अनुभव से सीख लेनी है और वापस नए सिरे से तैयारी शुरू करनी है। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के अंदर। विश्वास रखिए और पूरे जो है विश्वास के साथ, धैर्य के साथ पढ़िए। निश्चित ही आप जो हैं वो इस भर्ती के अंदर सफल जरूर होंगे। तो आज जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर अपने नहीं है। आज के क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे नोट्स फॉर्मेट में है। ठीक है मित्रों, तो साथ साथ में बनाता जाऊंगा किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिकीय श्वसन। ये क्या होता है? कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कोशिकीय श्वसन श्वसन कहते हैं। कोशिकाएं जो होती है हमारे अंदर, कल अपने कोशिका के बारे में पढ़ा, आपको पता हो तो। ठीक है ना, शरीर के मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। ठीक है ना, कोशिका जो है 1 मीटर का 10 लाख भाग होती है। तो 10 लाख भाग के अंदर जो भोजन होता है ना, उसके विखंडन, भोजन के टूटने की जो प्रक्रिया है, ये कोशिकीय श्वसन कहलाती है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वायवीय श्वसन क्या है? 2 प्रकार के श्वसन होते हैं। एक तो होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। एक तो हवा के द्वारा होता है, एक बिना हवा के द्वारा। सिंपली आप समझ रहे होंगे नाम से। चलो पढ़ते हैं। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, ग्लूकोज जो अपन जो है मेन भोजन की मात्रा के रूप में लेते हैं, वो ग्लूकोज जो है उसका विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो वहां पर जो है वायवीय श्वसन होता है। कहने का मतलब, जिस श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उस श्वसन क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? दूसरी है अवायवीय श्वसन। ये क्या होता है? तो मित्रों, अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होना। ठीक है ना, ऐसा मतलब श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं हो, मतलब बिना ऑक्सीजन के ही जो है श्वसन करना, क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। और अवायवीय श्वसन कौन करता है मित्रों? यीस्ट करता है। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना है। यीस्ट अवायवीय श्वसन करता है और यीस्ट जो है उत्सर्जन के रूप में अल्कोहल त्यागता है। ठीक है ना, अवायवीय श्वसन करके उत्सर्जन के रूप में अल्कोहल त्यागता है और उस अल्कोहल के द्वारा जो है शराब और बियर बनाई जाती है। ठीक है मित्रों, अल्कोहल के द्वारा क्या बनाई जाती है? शराब और बियर। और पूरे यीस्ट जो मर्त्य हो जाता है, तो पूरे यीस्ट का प्रयोग जो है वो ब्रेड बनाने में किया जाता है। जो आप ब्रेड खाते हो ना, दूध के साथ, चाय के साथ मिला के, वो यीस्ट से बनी होती है। ये कुछ बातें ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट जो है वो ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में टूटने की कुछ प्रक्रिया दी हुई है, उनको अपन पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जब टूटता है तब क्या बनाता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2। कहने का मतलब, अपन श्वास लेते हैं, अपना भोजन टूटता है तो उसके साथ में अपन वापस क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। एक जल बनता है और एक मेन ऊर्जा बनती है जो हमारे शरीर को चलाती है। जब ग्लूकोज जो भोजन है वो O2 के बिना, मतलब वेस्ट वगैरह जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, वो जब भोजन को पचाता है या फिर O2 के बिना जब श्वसन क्रिया करते हैं, तब क्या बनता है? तो ध्यान रखना, तब बनता है क्या? अल्कोहल बनता है। मैंने अभी बताया था अल्कोहल बनता है, जिसका प्रयोग किसमें लिया जाता है? शराब और बियर बनाने में। उसके साथ में CO2 भी निकलती है और एक ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है मित्रों,
तो ये दोनों अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है और उसमें कंफ्यूजन भी है कि O2 में उपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने की अभिक्रिया बताइए या अनुपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने की अभिक्रिया बताइए। ठीक है मित्रों, तो हो सकता है इसमें से कोई एक स्टेप छोड़ के आपको 4 ऑप्शन दे दे, मतलब किसी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्यायाम करते समय, दौड़ते समय, साइकिल चलाते समय हमारी पेशियां भी अवायवीय श्वसन करती हैं, इस कारण पेशियों में ऐंठन आती है। हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां होती हैं, दौड़ते हैं तो उस समय मान लो ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उस समय पेशियां जो है क्या करती हैं, अवायवीय श्वसन करती हैं, मतलब भोजन का बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में पचाती हैं, और उस समय जो एल्कोहल बनता है, इस कारण हमारे पेशियों के अंदर क्या होता है, ऐंठन आती है ना। ऐंठन का मतलब एकदम क्रैम्प आ जाता है। फिर है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेल, श्वास का वायु की ऑक्सीजन को अंदर लेना, श्वास को लेना। ठीक है। उच्च श्वसन क्या होता है, एक्सहेल, यानी ऑक्सीजन को छोड़ना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट, डायफ्राम क्या होता है, फेफड़ों में एक बड़ी पेशी, फेफड़ों के अंदर जो है बड़ी पेशियां होती है जो लगी हुई, जो क्या करती हैं, जोर से फूलती हैं और वापस संकुचित होती हैं, जोर से फूलती हैं संकुचित होती हैं, इससे क्या होता है, वायु को अंदर लेती हैं फिर बाहर छोड़ देती है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है नोट, हाथी, शेर, गाय, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, मानव, ये सब फेफड़ों से श्वसन करते हैं। चाहे हाथी, शेर मतलब जीव जंतु जो भी हैं, ये सारे किससे करते हैं, फेफड़ों से करते हैं। मेंढक ध्यान रखना, त्वचा से भी कर सकता है, त्वचा और फेफड़ा दोनों से कर सकता है मेंढक, एक बात ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो 4 ऑप्शन दे दे इनमें से कोई, ठीक है, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सा जीव जो है वो त्वचा और फेफड़ा दोनों से श्वसन कर सकता है, तो राइट आंसर होगा हमारा मेंढक, फ्रॉग। जीव व कीट अपने शरीर पर बने रंध्रों द्वारा श्वास लेते हैं, ये तो फेफड़ों द्वारा, लेकिन छोटे छोटे जीव और कीट होते हैं ना, वो अपने शरीर के ऊपर छिद्र होते हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, उनके अंदर नाक नहीं होते हैं, फेफड़े नहीं होते हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्या है, मेंढक भी कैंचुआ की तरह त्वचा से श्वसन कर सकता है ना, अभी बताया मैंने, मेंढक और कैंचुआ दोनों जो है त्वचा से श्वसन कर सकते हैं, और छोटे छोटे जीव किससे करते हैं, रंध्रों से, ये ध्यान रखना। कैंचुआ का तो कई बार एग्जाम में आया हुआ, कैंचुआ श्वसन क्रिया किससे करता है, तो उसका राइट आंसर होगा त्वचा के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पादपों में रंध्रों द्वारा श्वास ली जाती है। एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पर मेंढक जो है ना, आपने देखा होगा कभी मेंढक जब भागते या देखे या मतलब थोड़ा सा ऐसे होगा ना, तो मेंढक का शरीर एकदम से फूलेगा बड़ा होगा, फूलेगा बड़ा, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, त्वचा से ऑक्सीजन ले रहा है। पादपों में रंध्रों द्वारा श्वास ली जाती है, यानी पेड़ पौधों के अंदर श्वास से जो रंध्रों यानी छिद्रों द्वारा ली जाती है, उनमें भोजन विखंडन मनुष्यों की तरह ही होता है। भोजन का कार्य तो अपने तरह ही होता है, लेकिन श्वास जो है वो रंध्रों से लेते हैं, छिद्रों से। फिर है तिल छट्टा, शरीर पर बने रंध्रों द्वारा श्वास लेता है। तिल छट्टा क्या है मित्रों, तिल छट्टे का मतलब होता है कॉकरोच, आपने कॉकरोच नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो कॉकरोच जो है ना, वो किससे लेता है, शरीर पर बने रंध्रों द्वारा श्वास लेता है, और ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तिल छट्टे का और कैंचुए का कई बार एग्जाम आया हुआ है, तो ध्यान रखना, कैंचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है, और तिल छट्टा शरीर पर बने रंध्रों यानी छिद्रों द्वारा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज्यादा समय तक ली गई शुद्ध ऑक्सीजन भी हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, हालांकि ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन अपन शरीर में जाती है तो हानिकारक, हालांकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लाभकारक है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर बैड सेल्स होती है, उसको हटा देती है, शरीर के खून को शुद्ध कर देती है। ठीक है ना, और कई बीमारी ऐसी है जो ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन लेने से मिट जाती है। इसलिए तो योगी क्रिया, इसमें क्या होता है, योगी क्रिया अपन जो करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय अपन के अंदर ऑक्सीजन लेने की जो है गतिविधि बढ़ जाती है, इस कारण हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन ऑक्सीजन हानिकारक इसलिए है क्योंकि ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे, जैसे कि मान लो बीमार होने पर वेंटिलेटर में अपन लेटा देते हैं, वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, तो शुद्ध ऑक्सीजन लेने के अंदर डायफ्राम वगैरह जो होते हैं ना, शरीर फेफड़े जो होते हैं ना, हालांकि अपन वायु अंदर लेते हैं तो सिर्फ उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसके साथ में नाइट्रोजन है, कार्बन है, और सारी अन्य गैसें भी होती है, ऑर्गन है। तो इन गैसों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में फेफड़े बाहर फेंक देते हैं, और O2 को हमारे हृदय से लेकर रक्त में पहुंचा देते हैं। तो जब शुद्ध ऑक्सीजन लेके जब लेंगे ना, तब फेफड़ों का ये कार्य होगा नहीं। ठीक है, फेफड़े फिर क्या धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएंगे, और इस कारण यदि मान लो शुद्ध ऑक्सीजन के बाद में फिर एकदम से अचानक मान लो वेंटिलेटर हटा दिया जाए, या फिर हवा दिया जाए जिसमें सब गैसें मिश्रित है, तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि फेफड़े एकदम काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, इस कारण शुद्ध ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक ले भी हानिकारक है। ठीक है मित्रों, और आपने देखा होगा वेंटिलेटर के बाद निकाले हुए जो होता है ना पेशेंट, उसको एकदम से वेंटिलेटर नहीं हटाते हैं, वेंटिलेटर का जो लेवल बहुत हटाते 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 जीरो लेवल करते हैं, उसके बाद में उसका वेंटिलेटर हटाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कर।
परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? हृदय व रक्त वाहिकाएं संयुक्त रूप से परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ठीक है मित्रों, हृदय और रक्त वाहिका ना ये सब मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती है। देखो शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन अपन परिसंचरण के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये परिवहन का भाग है, अपने को टॉपिक श्वसन और परिवहन दिया हुआ है, तो टॉपिक से बाहर नहीं जाना मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा क्या होता है? ठीक है, तो प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग है, रक्त के अंदर जितना भी लिक्विड होता है ना वो सब प्लाज्मा कहलाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रक्त पाचित भोजन को छोटी आंत से पूरे शरीर में ले जाता है। छोटी आंत के अंदर जो रक्त है वहां से अपन देखो, मेरे साथ जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से मैं अपन जो खाना है मुंह में जाता है, मुंह में पचना शुरू होता है, उसके बाद में आमाशय में फिर जो है वो काफ़ी जगह से जाते हुए छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में जाने तक लगभग खाने का लगभग जो है पोषण पूरा हो जाता है। तो वहां से जो है वो भोजन के जो है वो रक्त के साथ में पूरे शरीर में ऊर्जा देने चला जाता है। फेफड़ों से O2 को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, और जो रक्त है ना वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, और छोटी आंत से कहाँ भोजन को ले जाता है। तो ध्यान रखना, रक्त क्या काम करता है? छोटी आंत से तो भोजन ले जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी रक्त ही करता है। रक्त बहुत सारे काम करता है शरीर में। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, बहुत बार एग्जाम में आया। रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी मित्रों? विलियम हार्वे ने। रक्त में WBC रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। WBC क्या काम करता है? रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है मित्रों, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है। देखो रक्त जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC की संख्या 55% होती है, WBC की 45, उन दोनों में मिला जुला रूप कुछ प्लेटलेट्स का होता है। RBC जो होती हैं वो रक्त होती हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। WBC होते हैं वो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनाती है, और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये प्रोटीन के साथ में मिलकर हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाते हैं। कहने का मतलब जहाँ पर भी रक्त निकलने की जगह है ना वहाँ पर जो है वे थक्का बना देते हैं, रक्त को गाढ़ा कर देते हैं, उससे रक्त बाहर नहीं निकलता है। अपन देख रहे होंगे अपने कहीं चोट लगती है कुछ टाइम के बाद में जो है वहाँ पर वो ऐसे कुछ काला काला सा खरा खरा सा बन जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है? वो है ना आपके इसने प्लेटलेट्स के कारण ही वो बने हुए होते हैं। यदि मान लो प्लेटलेट्स नहीं होगा तो वहाँ पर वो कभी ऐसा बनेगा नहीं, और रक्त आता ही रहेगा और हम एक दिन रक्त की कमी की वजह से मर जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो डेंगू होने पर एक बात और है, डेंगू होने पर व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है ना, और इस कारण क्या है उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है, शरीर के विभिन्न जगहों से रक्त बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि शरीर के बाहर ही निकले रक्त, डेंगू वाले का रक्त निकलता अपने को जरूरी नहीं दिखे कहीं मुंह में से, नाक में से, कान में से दिखेगा भी जरूरी नहीं, शरीर के अंदर अंदर ही निकलना शुरू हो जाएगा, और अंदर अंदर ही शरीर के अंदर जाके वो अपशिष्ट के साथ निकल जाएगा और अपने रक्त की कमी आने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है मित्रों, धमनी हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को सभी भागों में ले जाती है। धमनी जो है ना ये क्या कार्य करते हैं? ऑक्सीजन को जो है वो रक्त के सभी भागों में ले जाती है। मतलब हृदय के अंदर से जो है ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करती है? धमनी करती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। धमनियों की भित्ति मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। ये उत्कों में कोशिकाओं में बढ़ जाती है। धमनी जैसे उत्कों में जाती है, किस में बढ़ जाती है? केशिकाओं, मतलब छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाती है, और ये केशिकाएं पुनः मिलकर क्या बनाती हैं? शिराएं बनती हैं। ठीक है, अब शिरा क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये CO2 युक्त रक्त को पूरे शरीर से वापस हृदय में ले जाती है। धमनी तो शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाती है, और शरीर से जो है वो अपशिष्ट रक्त जो होता है CO2 युक्त उसको जो आपके शिरा वापस हृदय के अंदर ले आती है, और शिरा पतली होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब है हृदय स्पंद, हार्ट बीट, आपने नाम सुना होगा हार्ट बीट। ठीक है ना, हृदय स्पंद। हृदय स्पंद क्या है? हृदय की पेशियों का संकुचन, हृदय की पेशियों का संकुचन यानी सिकुड़ना, वापस फैलना, यही हृदय स्पंद है। और इसे मापने का जो यंत्र है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। अपने होता है ना, आपने देखते होगे हर डॉक्टर के कान में होता है लगा हुआ, गले में लगा होता है ईयरफोन की तरह। तो ये स्टेथोस्कोप होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है? तो यह है हृदय स्पंद या हार्ट बीट को मापने का कार्य करता है। ठीक है मित्रों, देखो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको जो है वो ताज़ा ऊपर की चीज़ें ही पढ़नी है, स्मार्ट वर्किंग करनी है। ज़्यादा जो है कचरा पढ़ोगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा।
फिर नेक्स्ट है, स्पंज व हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र व रक्त नहीं होता है, जल उनके शरीर में O2 की पूर्ति करता है। इन स्पंज और हाइड्रा नाम के जो होता है ना जीव, उनके अंदर जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, वो O2 के द्वारा ही अपना काम चलाते हैं, ठीक है, सॉरी, जल के द्वारा O2 शरीर में ले जाते हैं, रक्त और फेफड़े वगैरह ऐसा कुछ प्रक्रिया नहीं होती है। अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र की। क्यों उत्सर्जन तंत्र क्यों पढ़ेंगे मित्रों, जनन तंत्र क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जनन तंत्र जो है वो परिवहन श्वसन से संबंधित नहीं है। अभी अपन श्वसन के बारे में पढ़ लिया, अब परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन जो है उत्सर्जन के द्वारा ही होता है। शरीर में अपशिष्ट बाहर निकालने वाले तंत्र जैसे कि वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सब क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है नोट्स में। एक वयस्क 24 घंटे के अंदर 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। ठीक है व्यक्तियों, ठीक है मित्रों, 1 से 1.8 लीटर जो है वो एक वयस्क यानी एक युवा व्यक्ति जो है इतना मूत्र करता है। और युवा व्यक्ति जो है उसको पानी कितना पीना चाहिए, कितनी आवश्यकता होती है शरीर में? 3 से 4 लीटर की। ठीक है मित्रों, 3 से 4 लीटर जो है वो पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मूत्र में, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, मूत्र में जो है यूरिया कितना होता है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मूत्र में 95% तो जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, इस प्रकार के जो कुछ अपशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने में जल व लवण होते हैं। मूत्र में तो यूरिया हो गया यानी अपशिष्ट जल हो गया, लेकिन पसीने में क्या होता है? जल के साथ में लवण होते हैं। क्या होता है? जल के साथ में लवण। इसलिए आपने देखा होगा कि आप कभी दौड़ते करते हैं, आपके पसीना आता है, पर जब पसीना वापस सूखता है ना तो शरीर के ऊपर व्हाइट व्हाइट से ऐसे कुछ चट्टे बन जाते हैं, आपको पता हो तो वो क्या होते हैं आपको पता है? वो लवण ही तो होता है। पसीना शरीर को ठंडा बनाए रखने में मदद करता है, शरीर को कूलिंग करता है। पसीना आता है तो है ना, उसके बाद में छिद्र खुल जाते हैं, उसके अंदर शरीर के छिद्रों के अंदर से बाहर से हवा जाती है तो शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है मित्रों, फिर है अपोवन। अपोवन क्या है? हिंदी नाम है अपोवन, इंग्लिश में डायलिसिस, आपने सुना ही होगा। वृक्क खराब हो जाने पर, कृत्रिम वृक्क, ठीक है ना, किडनी खराब हो जाने पर जो डायलिसिस कराते हैं, बाहर से जो है वो अपने मेन फॉर्चून जो किडनी होती है अपने द्वारा बनाई गई वो लगाते हैं और वापस चेंज करवाते हैं और प्रक्रिया। ठीक है, मछली व जलीय जीवों में अपशिष्ट में मुख्यतः अमोनिया होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई मित्रों। ठीक है, मछली व जलीय जीव जितने भी होते हैं ना वो अपशिष्ट के रूप में क्या करते हैं? मेन अमोनिया निकालते हैं। ठीक है, मेन उनका अपशिष्ट क्या होता है? अमोनिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य का आपने पढ़े होगा अभी, है ना, यूरिया। मनुष्य का क्या होता है? यूरिया होता है। और पक्षी, कीट व छिपकली जो होते हैं वो सेमी सॉलिड यूरिक अम्ल जो है उसको उत्सर्जित करते हैं। 3 पॉइंट ध्यान रखना, जलीय जीव करते हैं अमोनिया को, मनुष्य जो है वो करते हैं यूरिया को, और पक्षी हैं, कीट हैं, छिपकली, ये जो है ना, ये जो सेमी सॉलिड यूरिक अम्ल जो है इसको उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है अपने जाइलम। जाइलम और फ्लोएम, इन यहाँ से जो है वो कई बार एग्जाम में मित्रों क्वेश्चन बना हुआ है और मुझे लगता है यहाँ से इस बार भी जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। जाइलम, इसको हिंदी में दारू कहते हैं। क्या बोलते हैं? दारू। वो नहीं जो आप देख सुना आपने ना, दारू, दारू बदनाम करती है ना, वो वाला दारू नहीं है ये दारू। जाइलम का जो है हिंदी में नाम है। तो दारू जो है ये जाइलम को बोलते हैं। पहली बात तो यहाँ से ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। दूसरा है ये जाइलम काम क्या करता है? तो जाइलम जो है वो जल व पोषक तत्व है ना, पोषक तत्व, और ध्यान रखना, जल और पोषक तत्व जो है इनका परिवहन का कार्य जाइलम जो करता है, और ये संवहन उत्तक है। ठीक है ना, जाइलम कैसा है? संवहन उत्तक है। इनका हिंदी में नाम दारू है और ये क्या करता है? जल व पोषक तत्वों का जो है वो परिवहन करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम को हिंदी में पोषवा कहते हैं, यानी पोषवा यानी पोषण करने वाला। मतलब ये भोजन के परिवहन है तो संवहन उत्तक है, यानी संवहन उत्तक है ये भी, और भोजन का परिवहन करता है। जल का मेन कौन करता है? जाइलम, और भोजन का कौन करता है? फ्लोएम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, जाइलम से याद रखना, जाइलम जय से जल, जाइलम से जल करता है। फ्लोएम से ध्यान रखना फल। तो फल अब क्या है? भोजन के रूप में होता है ना, तो फल अपन जो है भोजन करते हैं, तो इससे याद हो गया कि फ्लोएम जो है भोजन का करता है और जाइलम जैसे जल यानी जल का और पोषक तत्वों का। तो यहाँ तक जो अपने नोट्स जो पूरे हो गए श्वसन और परिवहन से संबंधित एनसीईआरटी की जो इन बुक्स में इतना ही दिया हुआ था मित्रों। ठीक है, और आशा करता हूँ 100% यहीं से क्वेश्चन बनेगा, तो इनके नोट्स बना के जरूर पढ़िए। अब आगे इनके कुछ क्वेश्चन हैं वो पीछे वाले आए हुए थे एमसीक्यू में, हर चैप्टर में नहीं होते, इसमें आए हुए थे तो मैंने वो लिख लिए। लगभग नोट्स से सेम ही है, फिर भी अपन इनको एक बार देख लेते हैं। तो तिल चट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है। तो अभी आपने पढ़ा है, आप बता सकते हो तिल चट्टे के शरीर में जो है वो वायु कैसे प्रवेश करती है, यानी तिल चट्टा श्वसन कैसे करता है?
ठीक है। तो ध्यान रखना, तिलचट्टा का मतलब होता है कॉकरोच। तो कॉकरोच कैसे करता है? श्वास रंध्रों के द्वारा। और केंचुआ और मेढक त्वचा द्वारा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा क्यों, पूरा ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरी क्या मित्रों आदत बन गई, थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा याद रखना आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह क्या है? मतलब अपन जो है वह अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या बनता है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो है वो ऐंठन होती है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है मित्रों, हमारे शरीर के अंदर जो है वो लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, उस कारण हमारे शरीर के अंदर जो है वो ऐंठन होती है। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी है? मतलब व्यक्ति विश्राम अवस्था में जो है वो कितने मिनट में कितनी बार श्वसन करता है औसत व्यक्ति विश्राम अवस्था के अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों 9 से 12 बार। विश्राम अवस्था में आपको बताओ व्यक्ति धीरे धीरे श्वसन करता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, तो सिर्फ 9 से 12 बार मिनट में श्वास लेगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्या है? उच्छ्वसन के समय यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, या बिल्कुल गति नहीं करती हैं? इसका आपको जो है आंसर देना है। तो मित्रों इसका बहुत ही इजी आंसर है, आप खुद बता सकते हो। जब आप श्वास लेके छोड़ो आपकी पसलियां जो है कहाँ जाएगी? नीचे की ओर गति करेगी। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में अपने को मिलान करना है। ठीक है, तो देखो कॉलम ए क्या है? ईस्ट। ईस्ट का क्या काम होता है? डायफ्राम का क्या काम है? त्वचा का क्या काम है? ठीक है ना, मछली। तो ये इसका जो है आप इनके साथ में मिला लीजिए। ठीक है मित्रों, जैसे मछली है ये क्लोन के द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं। ठीक है मित्रों, उसी तरह अपने डायफ्राम जो है ये क्या काम करते हैं? डायफ्राम जो है वो अपने फेफड़े श्वास प्रणाल है, वातक है। ठीक है, तो ये आप मिला लेना। और इस काफ़ी तो वीडियो लंबा हो गया इसलिए आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो मित्रों मैं आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है मित्रों, हालांकि मैं वीडियो बहुत अच्छा ही बनाता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसको जो है वो रेगुलर पढ़िए और इनके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।